अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वकास और आप देख रहे हैं विजन बाय डॉक्टर वकास। चंद दिन पहले एक दोस्त है मेरे जो शहर के वन ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स में शामिल हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं हैं, लेकिन बहरहाल एक अपने शोबे के माने-जाने डॉक्टर साहब हैं। तो उनसे ऐसे बैठे-बैठे बात शुरू हुई एच पाइलोराई के ऊपर। तो जो उन्होंने फरमाया तो वो मेरे लिए हैरानकुन तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ इस कौम की मजमूई मेंटालिटी की अक्कासी भी करता है। वो फरमाने लगे कि आप यार ये इतने महंगे-महंगे टेस्ट करवाते हैं एच पाइलोराई को चेक करने के लिए, तो आप वैसे ट्रीट कर दिया करें। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं यकीनी तौर पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि ये बात आपने कही है, और ये बात मैं हल्फन कहता हूँ कि ये सच है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप ऐसे ट्रीट कर दिया करें। अब आप मुझे ये बताइए कि एच पाइलोराई के ट्रीटमेंट में शामिल 4, 5, 6, 3, 4 इतनी एंटीबायोटिक्स, इतनी हैवी डोजेज के साथ पेशेंट को हम दे दें चेक किए बगैर, क्या ये जस्टिफाइड है? अगर तो वो मौजूद नहीं है तो वो मैदे का एंटीबायोटिक्स खुद क्या हाल करेंगी, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। अब हम आते हैं मशहूर ज़माना टेस्टों की सीरीज़ की एक और सीरीज़ की तरफ। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आपसे विडॉल टेस्ट, टाइफिडॉल टेस्ट। इससे मिलता जुलता एक और टेस्ट है जो डॉक्टरों को अमीर बनाने में जिसके रोल हैं उनमें से एक सीरीज़ जो है वो है आप ब्लड से एच पाइलोराई टेस्ट करवाते हैं और आके हमें बताते हैं। किसी को डकार आ जाए, किसी को गैस हो जाए, किसी के पेट में कोई मसला हो, एक ही टेस्ट हमें मिला है और वो है एच पाइलोराई। ब्लड में से निकाला पॉजिटिव और दवाई खानी शुरू। तो मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि ये जो टेस्ट है एच पाइलोराई का ब्लड के साथ, इसकी कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती। वजह देखें, जब भी हमारे जिस्म में कोई चीज़ आती है तो उसके खिलाफ हमारा जिस्म एक दिफाई निज़ाम बनाता है, दैट इज नोन एज एंटीबॉडीज़। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारे जिस्म में फॉरएवर रहती हैं। तो एच पाइलोराई का ये ब्लड का टेस्ट एंटीबॉडीज़ को चेक करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म में एच पाइलोराई कभी आया था, क्या ये अभी मौजूद है? नहीं, इसका फैसला ये नहीं कर सकेगा। फिर उसके बाद इसकी बेस पे अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे तो बाद में फिर ये टेस्ट फिर पॉजिटिव आएगा, तो आप कभी भी समझ नहीं सकेंगे कि आपको था, नहीं था, और आपको अब ये ख़त्म हो गया, नहीं हो गया। तो फिर ऐसे टेस्ट कराने का मौजूदा मॉडर्न मेडिसिन में इसकी अहमियत कोई नहीं। अब हम सवाल ये पैदा होता है कि मैदे का कौन सा टेस्ट करवाएं। आपने मैदे का जो एच पाइलोराई का टेस्ट करवाना है वो आपने करवाना है पखाने के ज़रिए, स्टूल फॉर एच पाइलोराई एंटीजन। और एक और टेस्ट होता है जिसे यूरिया ब्रेथ टेस्ट कहते हैं। ये आपके सांस के ज़रिए होता है, आपको एक कैप्सूल पिलाया जाता है या कोई दवाई आपको खिलाई जाती है। उसके बाद 20-25 मिनट के बाद डिपेंडिंग ऑन द मशीन कॉन्फ़िगरेशन योर ब्रेथ विल बी डिटेक्टेड इन दैट एनालाइजर, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो आपको ग्रीन होगा। ये दोनों टेस्ट, सांस वाला टेस्ट हल्का सा सुपीरियर है पखाने के टेस्ट से, इसकी 97% इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है, और जो पखाने के ज़रिए आप करते हैं उसकी 93% है। दिस इज़ द लिटरेचर व्हाट सेज। अब आगे ये सवाल पैदा होता है कि ये टेस्ट आपका कब करवाना चाहिए। एच पाइलोराई के टेस्ट से पहले याद रखिए आपका हर किस्म का मैदे का कैप्सूल कम से कम 2 हफ्ते बंद होना चाहिए। ये नहीं कि आप खाई जा रहे हैं उधर आप टेस्ट कराई जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में हमारे यहाँ सलाद के तौर पर खाने वाली एंटीबायोटिक्स में से एक है जी फ्लैजल। अब ये भी नहीं पता कि कौन सी ऐसी अजीम शख्सियत आई थी कि जिस अजीम शख्सियत ने फ्लैजल को मैदे की दवाई बनाया था। तो फ्लैजल भाई मैदे की दवाई नहीं है। बहरहाल फ्लैजल भी आपने ना खाई हो, कोई एंटीबायोटिक ना खाई हो, कम से कम 4 हफ्ते के लिए। इसी तरह एक बिस्मोल शरबत है मैदे का, बिस्मथ, वो ना आपने लिया हो 4 हफ्ते, फिर आप मैदे का टेस्ट करवाइए, वरना आपका एच पाइलोराई नेगेटिव आएगा एंड फॉल्स नेगेटिव। तो इसलिए जो प्रोटोकॉल हैं वो ये हैं कि आप करवाएंगे स्टूल के ज़रिए, आप करवाएंगे सांस के ज़रिए, और उससे 14 दिन पहले प्रेफरेबल ये है कि अगर आपका मैदा आपको अलाउ करता है तो आप कम से कम 8 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते के लिए किसी किस्म की दवाई कोई ना लें और फिर आज अपना टेस्ट करवाएं। इस दौरान में आप अपने डॉक्टर से मुआवजे से डिस्कस करें, वो आपको कुछ एंटी एसिड्स या कुछ हल्की फुल्की दवाइयाँ जो H2 एंटागोनिस्ट हैं वो दे सकता है, जिससे आपके वक्ती तौर पर सिम्टम्स जो हैं वो बेहतर हो जाए। अब एक और बात इंपॉर्टेंट, आपने ये टेस्ट करवा लिया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, अब आपने अपना रिकमेंडेड ट्रीटमेंट पूरा करना है। अब ये नहीं कि दरमियान में छोड़ देना है।
अगर आपको एमॉक्सिसिलिन से एलर्जी है, कोई मसला है, वो भी उसको हल किया जा सकता है। एमॉक्सिसिलिन की डोज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। अब अगला जो मिथ है, वो जी डॉक्टर साहब ने जी एमॉक्सिल इतना बड़ा कैप्सूल थी 2 लिख देते। भई इसकी डोज़ 2 ही है, 1 ग्राम ही है। यहाँ पे डॉक्टर्स दे आर करेक्ट, आप लोग ठीक नहीं हैं। तो ये एक तो कैप्सूल के मिलीग्रामों से और उसकी तवालत से परेशान ना हुआ करिए। इतना बड़ा कोई तकिया आपको मारे से कुछ नहीं होगा, लेकिन इतनी सी बुलेट आपका बेड़ा गर्क कर सकती है अगर पिस्तौल से चली हो। तो मिलीग्रामों को कैलकुलेट करना बंद करें। तीसरे नंबर पर जो अगली बात इंपॉर्टेंट है, जब आपने ये टेस्ट करवा लिया, ये पॉजिटिव था, आपने इलाज करवा लिया, अब दोबारा कम से कम 6 से 8 हफ्ते नहीं कराना, ताकि आपके स्टमक की एपिथेलियल रीजनरेट हो और आपका एच पायलोरी एक्यूरेट तरीके से टेस्ट हो सके। अब आती है आखिरी टेस्ट, वो टेस्ट जिससे आप खौफजदा होते हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उससे खासे महसूस होते हैं, और वो है आपका गैस्ट्रोस्कोपी, मैदे का टेस्ट। मैदे का टेस्ट एंडोस्कोपी एच पायलोरी के लिए नहीं है। कभी भी सिर्फ इस नुक्ता नज़र से या सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन से एच पायलोरी को चेक करने के लिए एंडोस्कोपी रिकमेंड कभी हम नहीं करते। हाँ, आपने मैदे का टेस्ट किसी और वजह से करना है, आपको जलन है, ठीक नहीं हो पा रही, आप ये मैदे के कैप्सूल असर नहीं कर रहे, आपको खुदा न खास्ता और कोई खतरनाक खून में आपको ब्लड वोमिटिंग हो गई, पखाने में खून आ गया या कोई भी और रेड फ्लैग आ गया, आप एंडोस्कोपी हमने कर की, उसके दौरान हमने एच पायलोरी के लिए भी बायोप्सी करी, दैट इज जस्टिफाइड। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एच पायलोरी को चेक करने के लिए हम ये नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि एच पायलोरी की ये छोटी सी वीडियो, इट्स अ वेरी कॉमन एंड फेमस टॉपिक, डे टू डे प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट डेली ये हमें एनकाउंटर होता है। तो हमारी डेली प्रैक्टिस में आने वाले टॉपिक्स को हम आपसे डिस्कस इस इंटेंशन से करते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और अपनी सेहत का और अपने प्यारों का ख्याल रख सकें। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा विजन बाय डॉक्टर।